हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की जो क्लास है द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा जो है 8 सितंबर 2025 का जीके का जो पेपर रहा है उससे संबंधित जो संभावित आंसर होने वाले हैं उससे संबंधित इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जो मान्य आंसर की जो है वो तो आरपीएससी के द्वारा जारी की जाएगी, बट जो है हम मोटे तौर पर क्या आंसर रह सकते हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखते हैं हम आज जो है हमारी इस क्लास के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए आप लोग कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और भारत ने संयुक्त राष्ट्र के संपोषित विकास एजेंडा 2030 को सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है आयोजित सम्मेलन में ग्रहण किया था। एसडीजी संबंधित बातें ये, तो आपको पता होगा कि एसडीजी जो है वो एजेंडा जो है 2030 हैं, बिल्कुल सही है ये। उसको सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में आयोजित सम्मेलन में ग्रहण किया, बिल्कुल सही बात है ये। इसमें 17 संपोषित विकास उद्देश्य, बिल्कुल गोल भी 17 सही है। और इसके जो टारगेट है 169, ये भी सही है इसका आंसर। खुशी से रहें ये एजेंडा सार्वभौमिक सिद्धांत है। इसका सार्वभौमिक सिद्धांत क्या है? कोई पीछे ना टूटे। तो यहाँ पर ये आंसर इसका गलत रहेगा। तो इन पे हमें कौन सा चयन करना है? सही उत्तर का हमें चयन करना है। इसका आंसर क्या रहने वाला है? केवल 1 और 2 क्या है इसके सही आंसर रहने वाले हैं। अगली बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, श्रमिकों में सक्रिय ट्रेड यूनियन, जो ट्रेड यूनियन की बात कर रहे हैं, पहचानिए और लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में जो स्थापित की गई है, तो उसका आंसर क्या रहने वाला है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस है उसकी स्थापना जो है इसकी अध्यक्षता में है, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, देखिए आप लोग, निम्नलिखित में विद्वानों में से किसने जवाहरलाल नेहरू जी की जो विदेश नीति है उसको वेस्टफोलियो प्लस गुट निरपेक्षता के रूप में चित्रित किया है? कांति वाजपेयी, शिवशंकर मेनन, भारत कर्नाड और सी राजा मोहन। तो आंसर इसका क्या रहने वाला है? सी राजा मोहन के द्वारा वेस्टफोलियो प्लस गुट निरपेक्षता के रूप में इसको चित्रित किया गया है, जवाहरलाल नेहरू जी की विदेश नीति को। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में लुक ईस्ट जो पॉलिसी है का नाम बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया गया? तो हमारे जो मोदी जी जब आए हैं 2014 में, तो इस पॉलिसी का नाम एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया है, जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 2014 रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जो संस्था है वो विश्व बैंक जो है वर्ल्ड बैंक का हिस्सा नहीं है? तो आईएफसी बिल्कुल सही है इसका। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवाद, ये इसकी अंदर नहीं आती वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी ये आती है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इसमें आता है, तो इसका आंसर क्या रहने वाला? नहीं में क्या आ जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवाद निपटान केंद्र जो है इसका आंसर रहेगा इसमें, जो वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद आता है सांस्कृतिक वैश्वीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांस्कृतिक वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है, सांस्कृतिक वैश्वीकरण जो है वह प्रक्रिया है जिसके तहत विश्व के एक हिस्से से उत्पादित सूचना, वस्तुएं, छवियां वैश्विक प्रवास से प्रवेश करती है और राष्ट्र, क्षेत्र और व्यक्तियों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों का समतल करती है। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है, क्योंकि विश्व के एक हिस्से से कोई भी सूचना जो है दूसरे राष्ट्र क्षेत्र में जाती है वही सांस्कृतिक मतभेद है, बिल्कुल। हालांकि सांस्कृतिक वैश्वीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो समरूपता है, सांस्कृतिक समलितीकरण और ध्रुवीकरण और विविधता दोनों उत्पन्न करती है। तो दोनों आंसर क्या रहने वाला है इसमें? सही है। दोनों कथन क्या है जो है, पहला और दूसरा कथन दोनों सही है इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये जो साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो संभावित ही बता पाएंगे हम, क्योंकि साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी क्या मानती है, वो आरपीएससी के ऊपर ही छोड़ा जाता है। फिर भी हम संभावित उत्तरों की बात करते हैं कि पियाजे के विकास सिद्धांत की इस अवस्था में विद्यार्थी भौतिक वास्तविकता के बिना न केवल संप्रत्यय को समझता है, भौतिक वास्तविकता के बिना न केवल संप्रत्यय को समझते हैं, अपितु वे संभावना और असंभावनाओं के विषय में गहन चिंतन करते हैं। तो वो कौन सी अवस्था हो जाएगी? तो आंसर आएगा इसका औपचारिक क्रियात्मक जो अवस्था होती है वो क्या है इसके अंतर्गत? व्यक्ति जो है भौतिक वास्तविकता के बिना न केवल संप्रत्यय को समझता है, अपितु वे संभावना असंभावना के विषय में गहन चिंतन
में भी सम्मिलित होता है। तो आंसर क्या रहने वाला है इसका? औपचारिक क्रियात्मकता रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका औपचारिक क्रियात्मकता इसका संभावित आंसर रहने वाला है। उसके बाद अगली बात करते हैं, केरोल 1965 के अनुसार एक शिक्षक जो है कक्षा में शैक्षिक मनोविज्ञान जो है वो व्यवहारिक रूप से कैसे लागू कर सकता है? छात्रों के विद्यालय अधिगम के सभी पक्षों को समझकर, मनोविज्ञान के सिद्धांतों को कंठस्थ करके, केवल शैक्षणिक सामग्री प्रदान करके, ध्यान देके, मनोवैज्ञानिक प्रयोग करके। तो शैक्षिक मनोविज्ञान जो है उसको व्यवहारिक रूप कब दिया जा सकता है? शिक्षक के द्वारा छात्रों के विद्यालय अधिगम के सभी पक्ष जो होते हैं छात्र के, उनको समझकर क्या है शैक्षिक मनोविज्ञान को व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में आकार देने वाली ऐतिहासिक जड़ों में से एक अग्रणी व्यक्ति जिन्होंने शैक्षिक मनोविज्ञान में प्रयोगशाला स्थापित की और बालक को एक सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में दिया गया। तो जॉन डीवी के द्वारा जो है प्रयोगशाला स्थापित की गई है। याद है आप लोगों को, जॉन डीवी जो है उसके द्वारा जो है प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विकास के प्रारूप पैटर्न को समझने के लिए निम्नलिखित कौन सा एक तथ्य आवश्यक नहीं है? देखो, सभी व्यक्ति समान होते हैं क्या? यही गलत हो जाएगा यहाँ पर, सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं। तो इसका आंसर यही होगा। 10वें में कौन सा आंसर आएगा? पहला ही आंसर इसका रहने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ये भी साइकोलॉजी संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी साइकोलॉजी से रिलेटेड है हमारा। एक मिनट, जीन पियाजे वाला हमने डिस्कस कर ही लिया, कैरोल का कर ही लिया कि छात्रों के अधिगम के सभी पक्षों को समझकर, और इसके अंतर्गत जॉन डीवी पढ़ ही लिया अपन ने। उसके बाद विकास वाला, इसमें सभी व्यक्ति समान होंगे, सही, ये आंसर आएगा इसमें, ये गलत कथन है उसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए आप लोग, निम्नलिखित में कौन सा कथन रचनावादी, जो रचनावादी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है जो है, इसमें आंसर क्या रहने वाला है? रचनावाद शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया है, ये इसका आंसर रहने वाला है। ये कथन इसके अंतर्गत गलत है, ये आंसर इसका गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नैतिक विकास के क्षेत्र जो डोमेन जो सिद्धांत के अनुसार, जो नैतिक विकास का जो डोमेन सिद्धांत है उसके अनुसार व्यवहार को नियंत्रित करने, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक सहमति द्वारा स्थापित परंपरागत नियमों को क्या कहा जाता है? जो सामाजिक परंपरागत तर्क कहेंगे, समाज से संबंधित बात की जा रही है। तो आंसर क्या रहने वाला है इसका? जो है इसका आंसर जो रहेगा वो है सामाजिक परंपरागत जो तर्क है वो इसका क्या रहेगा? आंसर रहने वाला है। कौन सा आंसर रहेगा इसका? सामाजिक परंपरागत तर्क इसका आंसर रहने वाला है। शिक्षण के स्तर के आधार पर निम्नलिखित में से अधिगम का सबसे सरल प्रकार जो है, सबसे सरल प्रकार जो है कौन सा रहने वाला है? अधिगम का सबसे सरल प्रकार कौन सा है? स्मृति स्तर जो अधिगम है वो सबसे सरल प्रकार रहने वाला है। आंसर इसके अंतर्गत स्मृति स्तर आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो कि हार्दिक को गणित अवधारणाओं का ज्ञान है और भौतिक सीखने में मदद कर रहा है। सीखने के इस हस्तांतरण को सबसे अच्छी तरह किस सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसको बोलेंगे प्रणोद न्यूनता सिद्धांत जो है उसको गणित से क्या सीखने में मदद मिल रही है, फिजिक्स सीखने को मिल रही है। तो क्या आ जाएगा इसका? प्रणोद न्यूनता सिद्धांत आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से ओलपोर्ट, अच्छा क्वेश्चन है, ओलपोर्ट के द्वारा जो है व्यक्तिगत जो शील गुणों की बात करते हैं तो शील गुणों में क्या आता है? एक तो कार्डिनल आता है, एक केंद्रीय आता है, और गुणशील गुण, ये किसके हैं? ओलपोर्ट के हैं। कौन से हैं? तो कार्डिनल आएगा, केंद्रीय, और गुण जो शील गुण हैं वो किसके रहे? ओलपोर्ट के रहने वाले हैं। याद रखिएगा आप लोग, कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? कार्डिनल, केंद्रीय, और जो गुणशील गुण हैं वो किसके हैं? वो बताइए आप किसके हैं? वो शील गुण किसके हैं? ओलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति जो है व्यक्तिगत शील गुण हैं वो है ऑर्डिनल, केंद्रीय, और जो है गौणशील गुण। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि परीक्षण और मनोवैज्ञानिक किसके द्वारा दिया गया है? तो 16 पीए प्रश्नावली, जो 16 पीए प्रश्नावली है वो किसके द्वारा दी गई है? वो कैंटेल के द्वारा दी गई है। तो पहले में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। शब्द साहचर्य परीक्षण किसका था? याद बताइए। शब्द साहचर्य परीक्षण सिगमंड फ्राइड और युंग से संबंधित है। और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो टीएटी, जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है टीएटी जो है वो किससे का संबंधित है? देखिए आप लोग,
कि पहले में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, फर्स्ट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, दूसरे में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और तीसरे में क्या आएगा, 2। दूसरे में आ जाएगा, पहले में तो क्या आ रहा है, 3, और दूसरे में क्या आ रहा है, 4, और तीसरे के अंतर्गत जो आएगा नंबर ये सेकंड, और डी में क्या आएगा, नंबर फर्स्ट। तो हम देख रहे हैं कि 16 पीए प्रश्नावली जो है किसकी द्वारा तैयार की गई थी, कैंटेल के द्वारा। तो तीसरा ये आ गया। शब्द साचर्य किसका है, फ्राइड जुंग का है। उसके बाद प्रासंगिक वाला जो किसका है, मरे मॉर्गन का है। और जो बाल अंतर्बोध परीक्षण वो किसका है, बेलेक का। तो आंसर कौन सा रहने वाला है इसके अंतर्गत, ये आंसर रहने वाला है, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रवीण जो है स्वभाव से बहुत आक्रामक था, लोगों के साथ लड़ाई करता था, सामाजिक रूप से अस्वीकृत व्यवहार को दूर करने हेतु एक अच्छा मुक्केबाज बन गया। कौन सी रक्षात्मक युक्ति अपनाई उसने, उदातीकरण। उसने क्या करा, गुस्से को अपनी ताकत बना लिया, उदातीकरण कर लिया उसने मुक्केबाज बनकर। अगला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के बुद्धि जो प्रतिमान में बौद्धिक कार्यों के आधारभूत आयामों में से कौन सा नहीं है। तो देखो, विषय वस्तु भी है, उत्पाद भी है, और संक्रिया भी है, लेकिन दक्षता नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, दक्षता रहेगा। क्या रहेगा, दक्षता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक समस्या को रखता है और विद्यार्थियों को उस समस्या के जवाब में अपने विचार अपसारी रूप से उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सभी विचारों को बाद में मूल्यांकन हेतु रिकॉर्ड किया जाता है। सृजनात्मकता को प्रोन्नत करने हेतु शिक्षक के द्वारा ली गई विशिष्ट प्रविधि कौन सी होती है। तो ये मस्तिष्क उद्वेलन जो विधि है इसके अंतर्गत उन्होंने उपयोग में ली है। अगला क्वेश्चन है, जॉन डी मेयर और पीटर सोल्वे ने अपनी पुस्तक जो है संवेगात्मक बुद्धि, कौन सी है, संवेगात्मक जो बुद्धि है, और संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल डेवलपमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंसी में संवेगात्मक बुद्धि के निम्नलिखित क्षेत्र दिए हैं। कौन कौन से क्षेत्र दिए हैं, देखिए आप लोग कि कौन कौन से क्षेत्र दिए हैं। एक परानुभूति दिया है उन्होंने, और दूसरा कौन सा दिया है इसके अंतर्गत, अंतर व्यक्तिक जो संबंध हैं वो उन्होंने दिए हैं। तो परानुभूति के बारे में बात की है, और अंतर व्यक्तिक जो संबंध है उनके बारे में बात की है। तो आंसर क्या रहेगा, ए और एफ रहने वाला है। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग कौन सा आंसर रहेगा इसमें, ए और एफ रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें हम, नीचे दिए कुछ निर्देशों में विद्यार्थियों के स्वनिर्णय और स्वायत्ता की बात कर रहा है। स्वनिर्णय और स्वायत्ता को प्रेरित करने के लिए सहायक है। इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, नहीं वाला पूछ रहा है ये आपसे ही है। तो सीमाओं, नियमों, प्रतिबंधों के लिए उचित औचित्य प्रदान करना, ये बिल्कुल सही बात है। नकारात्मक भावों को स्वीकार करना और मान्यता देना, विद्यार्थियों को विकल्प चुनने की अनुमति देना और प्रोत्साहित करना, ये इसका आंसर रहने वाला है इसके अंतर्गत। कि इसके अंतर्गत जो है स्वायत्ता और स्व निर्णय को प्रेरित करने में कौन सहायक है, कौन सा सही नहीं होगा इसमें, विद्यार्थियों को विकल्प चुनने और उन्हें प्रोत्साहित करना, ये आंसर इसके अंतर्गत रहने वाला है। साइकोलॉजी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, टिपिकल क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए आप लोग पढ़ने से ही, आप लोग इसको जब ज़्यादा रिवाइज करोगे तभी जाकर साइकोलॉजी थोड़ा सा आपको ढंग से पढ़नी पड़ेगी, तभी आपके क्वेश्चन होंगे। हमारे प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छा जो है हरिओम पांचाल जी सर के द्वारा साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है। तो आप दिग्गज अकेडमी के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए और अपनी साइकोलॉजी से संबंधित जो समस्या है उसका आप समाधान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा का कौन सा घटक गर्व और सफलता की भावना से संबंधित है। गर्व भी होगा, सफलता की भावना संबंधित है। एक व्यक्ति कठिन कार्य करने में समय अनुभव करता है तो क्या करता है, निपुणता वो महसूस करता है। क्या महसूस करेगा, उसमें निपुणता महसूस करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य ऐसा है जिसे कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सावधानी की आवश्यकता है। तो देखो, संपूर्ण कक्षा से समान दक्षता प्राप्त करने की अपेक्षा, भाई संपूर्ण कक्षा सब व्यक्ति दक्षता प्राप्त करें ये बिल्कुल संभव नहीं हो सकता। तो कानून सावधानी की आवश्यकता है, ये वाली आवश्यकता हमें को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सभी से अपन अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा इसका, सी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक तकनीक, निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक तकनीक अपचारियों जो हैं उनके सुधार के लिए उपयोग में की जाती है।
तो कौन सी, एक तो मनोगतिक विधि भी यूज में ली जाती है, ठीक है, पुनर्वास विधि भी, व्यवहारात्मक विधि भी, ये संवर्धन विधि इनके उपयोग में नहीं ली जाती। तो आंसर क्या रहेगा इसका, ए, सी और डी। आंसर क्या रहेगा, ए और सी, डी, ए, सी और डी, बी इसका आंसर। इसमें संवर्धन विधि इसके अंतर्गत उपयोग में नहीं ली जाती। जो अब उपचारात्मक तकनीकी होती है अपचारियों के सुधार के लिए, उसमें ये विधि उपयोग में नहीं ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, संबंधों की अनुभूति और प्रतीकों के विचारों को पुनर्संरचित करना जैसी प्रक्रियाओं को अभिक्षमता के किन घटकों में वर्गीकृत किया जाता है, तो वो बौद्धिक घटक होते हैं। कौन से घटक होते हैं, वो बौद्धिक घटक होते हैं अभिक्षमता के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रुचि से संबंधित नहीं है। देखो किससे संबंधित नहीं है, रुचि से संबंधित नहीं है। देखो रुचि के अनुसार कार्य करने से लक्ष्य प्राप्त बिल्कुल मिलती है, रुचि स्थिर स्थायी नहीं होती, से रुचियों को अर्जित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। ये इसके अंतर्गत रुचियों को अर्जित नहीं किया जा सकता, रुचि को अर्जित किया जा सकता है जबकि। अगला क्वेश्चन है, अब आगे क्वेश्चन आंसर हमारे राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित। राजस्थान में 2023 और 24 में किस श्रेणी में वनों का क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का 50% से अधिक रहा है। तो आपको पता है कि हमने पढ़ा रहा है कि रक्षित वन जो हैं वो है 50% से अधिक रहे हैं। इसका आंसर क्या रहेगा, रक्षित। राजस्थान में 3077 किसकी किस्में, गेहूं की किस्में याद है आप लोगों को। कल जो वाले पेपर के अंदर बाजरा की किस्म पूछी गई थी 171। तो पेपर जो है सेटर के दिमाग में जो क्वेश्चन है इस इनके इर्द गिर्द ही घूमने वाले हैं। उसके बाद देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन है, कल भी आया था, राजस्थान में गोवंश की कौन सी नस्ल सिंधी और साहीवाल की मिश्रित नस्ल है। तो सिंधी और साहीवाल की होगी राठी, जिसे राजस्थान की क्या कहते हैं, कामधेनु कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। देखो राजस्थान में कौन सी गोवंश जो है जो सिंधी और साहीवाल की मिश्रित नस्ल है, तो राठी नस्ल है। जो कामधेनु राजस्थान की उसको कहा जाता है, राठी नस्ल जो है सिंधी और साहीवाल की मिश्रित है। उसके बाद देखो कौन सा एक दक्षिण अरावली की बात कर रहा है, ये सायरा, तारागढ़, भेरोच, भानगढ़। देखो तारागढ़ ये अजमेर में, भानगढ़ अलवर में, भेरोच ये सब क्या है, उत्तरी अलावर संबंधित है। सायरा जो उदयपुर के है, सायरा कहाँ की है, उदयपुर की है, जो दक्षिण अरावली का शिखर है। यहाँ इसमें आंसर क्या जाएगा, दक्षिणी अरावली का शिखर पूछा है तो आंसर क्या जाएगा, सायरा। अगला क्वेश्चन देखें, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, आप लोगों को पता होगा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण में BSHW के द्वारा किसको, अर्ध शुष्क जो प्रदेश होता है उसको BSHW के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन है, BSHW, BHW, CWG और AW जो है इसका कोपेन का वर्गीकरण था, जिसमें BSHW जो है वो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है। अगला है, राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है वो मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है। देखो काली सिंध निकलती है, पार्वती निकलती है, माही निकल, सोम नदी जो है उदयपुर की बीछा मेड़ा पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है। याद है आप लोगों को, काली सिंध भी MP से निकल रही है, पार्वती भी निकल रही है, माही भी निकल रही है, लेकिन सोम नदी जो है उदयपुर के जो ऋषभ देव में बीछा मेड़ा की पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है, तो मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कैप्सन मीटर कंपनी कहाँ पर है। कैप्सन मीटर देखो कौन सा सम्मिलित नहीं है, कैप्सन मीटर कंपनी कहाँ है, जयपुर में, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान टेलीफोन जो है ये वाला भी कहाँ पर है, जयपुर के अंतर्गत है। कहाँ पर है, जयपुर में, तो ये आंसर इसका गलत रहने वाला है। चंबल फर्टिलाइजर गड़ेपान कोटा में है सही, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड जो कपासन चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है ही सही है, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, राजस्थान टेलीफोन जो है वो जयपुर में है, न कि गड़ेपान सॉरी भिवाड़ी के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से आप लोग आंसर दो इसका कमेंट बॉक्स में कि निम्नलिखित के अंतर्गत जो है हमारा जो नगरीय जो जनसंख्या है, नगरीय जो जनसंख्या है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो नगरीय जो जनसंख्या है उसकी दशकीय जो वृद्धि दर है, दशकीय परिवर्तन दर प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा है। सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका रहा है, तो जो हमारा अलवर है उसका दशकीय परिवर्तन दर जो है नगर के अंतर्गत सबसे ज्यादा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के साक्षरता दर जो है 55% से कम है। तो आपको पता है कि जालोर जो है उसकी 54.9 के लमसम है, तो ये 55% से कम है, तो आंसर क्या रहेगा, जालोर रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा, जालोर।
अगला आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा सही है या सही उत्तर का चयन कीजिए। भील गांवों के समूह को पाला कहते हैं क्या? जो गांव का समूह होता है उसको पाल कहा जाता है। तो पहला ही आंसर क्या हो गया, इसमें गलत हो गया। गेर और नेजा नृत्य भीलों के प्रमुख लोक नृत्य हैं, बिल्कुल सही बात है। गरासिया जनजाति का प्रमुख कोतवाल, कोतवाल थोड़ी होता है, इसका जो है या तो गमेती होता है या सहलोत होता है। कोतवाल तो किसका होता है? सहरिया का होता है। किसका होता है? सहरिया जनजाति का होता है। तो आंसर क्या रहने वाला है इसके अंतर्गत? ये भी गलत है। तो आंसर जो है केवल बी इसका सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, बेराट सभ्यता की बात कर रहे हैं हम कि बेराट सभ्यता के संदर्भ में कथनों पर विचार किए। कल भी बेराट से संबंधित क्वेश्चन था, तो पेपर सेटर इसके इर्द गिर्द ही चल रहा है, ध्यान से पढ़ें आप लोग। बेराट सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। हूण आक्रांता मिहिर कुल के बेराट का विध्वंस किया था, बिल्कुल सही बात है। चीनी यात्री युआन चुआंग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत बेराट का उल्लेख किया है। दोनों बातें बिल्कुल सही है इसके अंतर्गत, दोनों बातें बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कथनों को पढ़ेंगे हम और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बीबी लाल के निर्देशन में, जो ब्रजलाल जो है बीबी लाल के निर्देशन में गलूंड जो सभ्यता है उसका उत्खनन हुआ था, बिल्कुल सही बात है। पीएन मिश्र के निर्देशन में बालाथल का उत्खनन हुआ था, यह भी सही बात है। तो दोनों आंसर इसके सही रहने वाले हैं। उसके बाद देखो, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उन पर विचार कीजिए। विग्रहराज चतुर्थ शिव मतावलंबी था। पृथ्वीराज विजय के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ एकादशी के दिन पशु वध पर प्रतिबंध लगाया था। जो पशु वध पर प्रतिबंध लगाते हैं तो वो शिव मतावलंबी ही होंगे। तो दोनों आंसर इसके सही रहने वाले हैं कि पृथ्वीराज विजय के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी पर पशु वध पर प्रतिबंध लगाया था, तो वो शिव मतावलंबी होने के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि शिव मतावलंबी ही जो है वो पशुवध पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो आंसर जो है दोनों ही रहेंगे, इसके दोनों ही सही हैं, ए और बी दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 जो विद्रोह हुआ था उसकी बात कर रहे हैं अपन। तैनात कौन सी जो टुकड़ी है वो नसीराबाद में नहीं थी? तो देखो, नसीराबाद में प्रथम बॉम्बे कैलवरी ये वहां पर थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, 30वीं इन्फेंट्री थी, लेकिन 72वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वहां पर नहीं थी। याद रखना आप लोग, नसीराबाद के अंतर्गत प्रथम बॉम्बे कैवलरी वहां थी, 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, लेकिन 72वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वहां पर उपस्थित नहीं थी। नवीन राजस्थान समाचार पत्र की बात कर रहे हैं, जो तरुण राजस्थान के नाम से भी प्रकाशित हुआ था। तो प्रथम प्रकाशन कब हुआ था इसका? तो 1921 के अंतर्गत इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था, याद रखना आप लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1298 में जालोर के निकट कानड़ देव ने किन सेना नायकों को के अधीन खिलजी की सेना को पूरी तरह परास्त किया था? मतलब खिलजी के जो सेना नायक उन कौन से थे? एक तो उलुग खां और नुसरत खां को क्या था, इन्होंने कानड़ देव ने क्या करा था? बुरी तरह परास्त किया था उलुग खां और नुसरत खां को। अगला क्वेश्चन है, अकबर के गुजरात अभियान जो था 1573 में किसने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था? राय सिंह के द्वारा प्रदान किया गया था, और इसको राय की उपाधि प्रदान की गई थी, और इसको परगने भी प्रदान किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में शामिल था? जगन्नाथ कछुआ, सैयद हासिम जगन्नाथ कछुआ नहीं था, सैयद हासिम बरा ये भी नहीं था, और मानसिंह नहीं था। शालीवान जो थे वो तोमर जो शासक थे वो इसमें शामिल थे, इनके साथ, किसके साथ? महाराणा प्रताप के साथ। और सैयद हाशिम जो बरा तो मुस्लिम शासक है, तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि मुस्लिम शासक तो एक ही शामिल थे इनके साथ, याद है आप लोगों को। तो आंसर क्या रहेगा? शालीवान। अगला क्वेश्चन है, जो बृहत्तर राजस्थान, जो राजस्थान का एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन है, समाहित होने वाली देशी रियासत का क्षेत्रफल सबसे अधिक था। तो इसके अंतर्गत 9 रियासतों जो थी उनका विलय हुआ था, तो बांसवाड़ा, करौली, डूंगरपुर, बूंदी। तो इसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो था उन रियासतों में वृत्त राजस्थान में विलय हो समय, तो वह आंसर रहेगा बूंदी का। क्षेत्रफल किसका था? बूंदी का रहेगा। अगला क्वेश्चन बात करेंगे हम कि
अभी हमने पाबूजी लोक देवता पढ़े ही हैं, याद हो तो आप लोगों को। तो पाबूजी संबंधित हैं, पाबूजी के पास केसर कालमी घोड़ी थी, बिल्कुल सही बात है। बाबूजी का विवाह पुंगल की भाटी राजकुमारी के साथ, पुंगल की नहीं, अमरकोट की, अमरकोट से की जो है उनसे विवाह था, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। देवल चांदनी की गायों की रक्षा बलिदान दिया था, ये भी सही है। तो ए और सी क्या है इसके अंदर का सही रहने वाले हैं। अभी हमारी जो क्लास चल रही है उसमें मैंने पढ़ाया था आप लोगों को ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित बात कर रहे हैं। 1919 के जो तो अमृतसर के अंतर्गत जो है कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था। और किसके कहने पर रखा गया था? ये विजय सिंह पथिक के कहने पर यह है बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अमृतसर के 1919 के अधिवेशन में रखा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जयपुर प्रजामंडल में प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी के संस्थापक कौन है? तो प्रोग्रेसिव पार्टी के संस्थापक कौन थे? या तो चिरंजी लाल अग्रवाल या चिरंजी लाल मिश्र, इन दोनों में से थोड़ा सा डाउट है। तो शायद मुझे लगता है कि चिरंजी लाल जो मिश्र है इसका आंसर रहने वाला है। फिर भी आप लोग इसका आंसर देख सकते हो, या तो ये 50% इसमें लग रहा है या 50% इसमें लग रहा है, तो दोनों में से एक आंसर रहेगा इसका, लेकिन चिरंजी लाल मिश्र मुझे ज्यादा संभावित लग रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जो है शोभा लाल गुप्त ने निम्नलिखित में किस स्थान पर हरिजन सेवा आश्रम की स्थापना की थी? तो सागवाड़ा जो डूंगरपुर के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना की गई थी शोभा लाल गुप्त के द्वारा सागवाड़ा के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, होली के अवसर पर नहान का आयोजन जो होता है सांगोद में किया जाता है। याद आपको कोटा के अंतर्गत जो है वो नहान का आयोजन किया जाता है होली के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है, रामानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर, कल भी संबंधित है रामानंद संप्रदाय से संबंधित, अग्रसेन जी से संबंधित रामानंद जो संप्रदाय जो है संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। संत पीवा के निवेदन पर रामानंद राजस्थान आए थे, बिल्कुल सही बात है ये। रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता है, ये इसका गलत रहने वाला है। तो केवल जो है ए इसका सत्य रहने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बाडोली के मंदिर जो है, बाडोली का जो शिव मंदिर है उसकी नहीं है? तो पंचायत शैली का मंदिर है, नारी का सुंदर अंकन है, स्तंभ और उत्कर्ण है, लेकिन सादगी पूर्ण छतें नहीं है। छतों पर क्या है? कमलाकृति अंकित है, वहां पर जो कमल की जो आकृतियां हैं वो कमलाकृति क्या है छतों पर है, सादगी पूर्ण छतें नहीं है। किसकी? बाडोली के मंदिर की। अगला क्वेश्चन आ रहा है, देखो कि चित्रकला की किशनगढ़ शैली से संबंधित बात कर रहे हैं। राधा कृष्ण का स्वरूप बिल्कुल दिखाई देता है। अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लंगा चोली पारदर्शी, बिल्कुल सही है। चित्रकार सीताराम, भवानी दास, कल्याण दास, तो तीनों ही इसके आंसर रहने वाले हैं, तीनों ही आंसर इसके सही हैं चित्र किशनगढ़ शैली से संबंधित। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए और जिनकी अवधि में राष्ट्रपति शासन वापस लेने की उद्घोषणा 2 बार हुई है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग कि 2 बार हुई है। तो 2 बार हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जो शासन है वो कब कब लगा था। राष्ट्रपति जो शासन है राजस्थान के अंतर्गत याद है आप लोगों को, सबसे पहले जो लगा था 1967 के अंतर्गत लगा था, याद है आप लोगों को। फिर उसके बाद 1977 में लगा, फिर 1980 में लगा और 1992 में लगा। याद होगा आप लोगों को 1967 में जो है संपूर्णानंद जी के समय लगा था, और जो वेद प्याल त्यागी जी हैं उनके समय 1977 में लगा, और 1980 में रघुकुल तिलक जी के समय लगा और उन्हीं के समय हटा। तो 2 बार की 2 अवसरों पर जारी की गई है। तो 1980 की बात कर रहे हैं, तो ये किसके समय हुआ है? रघुकुल तिलक जी के समय की बात है कि लगा भी उन्हीं के समय है और हटा भी उन्हीं के समय ही था। तो 1980 का जो राष्ट्रपति शासन है लेने की उद्घोषणा 2 अवसरों पर जारी की गई है। एक तो रघुकुल तिलक आंसर रहने वाला है इसका, किस क्या रहने वाला है? रघुकुल तिलक इसका आंसर रहने वाला है, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति जो शासन है वो 4 बार लगा था। 1992 के अंतर्गत जो है याद है आप लोगों को, एक तो 1967 में, 1977 में, 1980 में और 1992 में लगा था। तो 1980 का जो है रघुकुल तिलक के समय 2 बार अवसर आया था इस प्रकार का। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान के राज्यपाल को पहचाने जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन लगाने और हटाने की उद्घोषणा जारी की गई, तो इसका आंसर भी ये रहेगा। रघुकुल तिलक 1980 में इनके समय ही लगा था, इनके समय ही हटा था, तो रघुकुल तिलक, दोनों का आंसर रघुकुल तिलक ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देखो पहले भी आ चुका प्रश्न है, दुंकुल, अंशुक, वसंत, चोल किस प्रकार के वस्त्र परिधान के प्रचलित नाम है? तो ये साड़ियों के प्रकार है। किसके प्रकार है? साड़ियों के प्रकार। और जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल जो है महेंद्र और मूमल का ख्याल है? याद है आप लोगों को? पहले पुराने प्रश्नों में आ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पुराने प्रश्न से रिपीट है। तो महेंद्र और मूमल का जो ख्याल है वो जैसलमेर का ख्याल है, याद रखना आप लोग। अगला, निम्नलिखित में से जो कौन सा एक युग्म सुमिलित नहीं है? आप अगला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है अगर बात करें हम, कौन सा सुमिलित नहीं है देखिए आप लोग। सबसे पहले बात कर रहे हैं भीम विलास कवि जदुनाथ की, विजय विलास बिशन सिंह बारट की, राजविलास कविमान की। ये कल आया था, याद हो तो आपको, कि रवि राजविलास जो था वो किसका था? कविमान का था। कल भी पूछा था प्रश्न ये। बुद्धि विलास भक्त राम शाह की। तो इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है तो इसमें भीम विलास जो है वो शंकर राव का था। भीम विलास किसका है? जदुनाथ का नहीं है। किसका है ये? जो शंकर राव है उनका है ये, और अहिरवाटी भाषा में लिखा हुआ है ये, ठीक है। और इसमें चौहानों के बारे में का वर्णन देखने को मिलता है, किसमें? भीम विलास में। तो इसके अंतर्गत कौन सा रहेगा? भीम विलास। कवि जदुनाथ का नहीं है, किसका है? शंकर राव का है। अहिरवाटी जो भाषा है उसमें लिखा हुआ है, और चौहानों का इसके अंतर्गत हमें वर्णन देखने को मिलता है। याद रह जाएगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो पॉलिटी से रिलेटेड है हमारे। मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति के संबंध में दो बात बताई गई है, कि दोनों बात जो है मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में, देखना आप लोग यहां पर जो बात है किसके बारे में बात कर रहे हैं? मंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसमें अनुच्छेद 173 के अधीन अहिर्ताएं होनी चाहिए। तो 173 की जो बात है आर्टिकल की, वो किससे संबंधित है? विधान जो मंडल की अहर्ता से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? विधान मंडल की अहर्ता से संबंधित है। तो यहाँ मंत्री और मुख्यमंत्री की बात कहा जा रहा है, तो यह बिल्कुल गलत रहने वाला है। यहाँ विधायक से संबंधित अहर्ता होनी चाहिए, न कि मंत्री या मुख्यमंत्री की। इसमें आर्टिकल 190 के अधीन निहरताएं नहीं होनी चाहिए। तो 190 की जो है, जो निहरताएं, इसमें सदस्यों की निहरताएं होनी चाहिए। इसमें सदस्यों की निहरताएं बताई गई है, इसमें सदस्यों की निहरताएं बताई गई हैं। तो ये बिल्कुल यहाँ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, जबकि सदस्यों की निहरताएं किसमें? आर्टिकल 190 के अंतर्गत हैं। तो दोनों ही आंसर जो है न तो एक रहेगा न दो, दोनों ही सही नहीं है, क्योंकि 173 में विधानमंडल के सदस्यों की अहर्ता के बारे में बात कर रहा है, और 190 जो है अधीन निहरताएं होनी चाहिए, जबकि यहाँ क्या लग रहा है? नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों आंसर क्या है? गलत रहने हैं। तो न तो एक सही है न दूसरा, दोनों ही आंसर क्या रहेंगे? गलत रहेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, देखो अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान के अंतर्गत जो पहली लोकतांत्रिक जो सरकार का जो गठन हुआ था, राजस्थान की जो पहली लोकतांत्रिक जो सरकार का जो गठन हुआ था, उसके अंतर्गत जो है शिक्षा विभाग जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो किसके पास रहा था? तो मोहनलाल जी सुखाड़िया जो है उनके पास जो था, पहली लोकतांत्रिक जो सरकार का गठन हुआ था उसमें जो है वो मोहनलाल सुखाड़िया कहते हैं हमारे शिक्षा मंत्री थे। याद रह जाएगा आप लोगों को। उसके बाद देखना अगला क्वेश्चन जो है किससे संबंधित है, देखो आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव सुमिलित नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन जनरली करने लायक नहीं होते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को कौन पढ़ता है भाई? इसके समय कौन सा मुख्य सचिव रहा है? तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, स्किप करना ही सही निर्णय होगा इस जगह पे। टीकाराम पालीवाल के समय, जगन्नाथ जी के समय ये, और शिवचरण माथुर समय टीवी रमन, और हरिदेव जोशी के समय नरेंद्र चंद्रा। तो इसके अंतर्गत आंसर रहेगा ये वाला, शिवचरण माथुर के समय जो ये टीवी रमन जो है वो किसके समय रहे थे? भैरव सिंह शेखावत के समय रहे थे। किसके समय थे ये? भैरव सिंह शेखावत के समय रहे थे ये।
तो यहाँ पर यह आंसर क्या रहेगा, गलत हो जाएगा। कौन सा वाला, शिवचरण माथुर और टीवी रमन वाला, क्योंकि ये तो रहे थे लेकिन इस समय जो थे मुख्यमंत्री कौन थे, भैरों सिंह शेखावत जी थे। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं याद रखना आप लोग, ऐसे जो क्वेश्चन है उनको करना बिल्कुल मूर्खता मानता हूं मैं, क्योंकि इतना डीपली मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री जो है वो पढ़ना एक छात्र के लिए बहुत क्लिष्ट होता है। पर स्किप कर देना चाहिए। सारे क्वेश्चन जो परीक्षा में आते हैं ना वो अटेंड करने के लिए नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफेंस भी किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आरपीएससी का, राजस्थान के लोक सेवा आयोग जो है उसमें संबंध में कौन सा कथन पर विचार कीजिए, और कथन जो कथन है वो बिल्कुल सही है। कौन सा है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा मामले की जांच करके सकारात्मक रिपोर्ट करने के पश्चात सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 317 के अंतर्गत ये बात कही गई है। राष्ट्रपति किसी सदस्य को आदेश द्वारा सीधे हटा सकता है। राष्ट्रपति की राय मानसिक शारीरिक क्षेत्रीय के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है, ये भी सही है। तो दोनों कथन इसके अंतर्गत सही है, आरपीएससी से संबंधित दोनों बातें इसके अंतर्गत बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोगों किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, कल भी क्वेश्चन था याद हो तो आप लोगों को। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। इसका अपना अन्वेषण दल है, बिल्कुल सही है। राजस्थानी भाषा में ये गलत है, इसमें राजस्थानी भाषा में ये परिवेदना ग्रहण नहीं करता है, ठीक है। ये स्वायत्तशासी ऑटोनोमस बॉडी है, इसके पास सिविल कोड की शक्तियां हैं, तो ये तो सही है। लेकिन इसमें कौन सा त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है, तो दूसरा आंसर रहेगा इसके अंतर्गत। त्रुटिपूर्ण जो है वो कौन सा रहेगा, दूसरा आंसर रहेगा। इसमें राजस्थानी भाषा में परिवेदनाएं नहीं ली जाती है। अगला क्वेश्चन है देखो, प्रशासन और संस्थापन जो है, प्रशासन और संस्थापन के लिए ग्राम पंचायत की स्थायी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो आंसर आ जाएगा सरपंच होता है इसमें। तो प्रशासन और संस्थापन के लिए ग्राम पंचायत की स्थायी समिति जो होती है उसका अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष कौन होता है, सरपंच साहब होते हैं। कल भी क्वेश्चन था इससे संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग कि विधानसभा की कार्य विधि से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर दिए जा सकते हैं, तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर नहीं होते हैं, इसके लिखित मौखिक उत्तर होते हैं। कैसे होते हैं, मौखिक होते हैं। अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना वाले प्रश्नों के मौखिक उत्तर नहीं होते हैं, इसके कैसे होते हैं, लिखित उत्तर होते हैं। कैसे होते हैं, लिखित उत्तर होते हैं। तो पता लग ही गया होगा कि न तो एक और न दो, दोनों ही बिल्कुल कथन इसके गलत हैं, दोनों ही कथन बिल्कुल गलत हैं इसके। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा की बात कर रहे हैं अपन, राजस्थान विधानसभा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डीपली है पढ़ने के लिए, तो थोड़ा डीपली अध्ययन करोगे तो आप लोग इसको आंसर दे सकते हो। तो अगर बात करें हम कि राजस्थान विधानसभा के सत्र को आमंत्रित करने से, विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। कौन सा कथन बात करें, सही है गलत है। जब सभा के किसी सत्र को आमंत्रित किया जाता है तो अध्यक्ष प्रत्येक सदस्य को ऐसी तारीख, समय और राजस्थान की सूचना देगा, मतलब स्थान की सूचना देगा। राज्यपाल द्वारा सभा की बैठक बुलाने के निमित्त नियत किए गए हो और वह राजपत्र में विज्ञपित प्रकाशित करवाएगा। तो यहाँ पर ही अध्यक्ष नहीं आएगा, यहाँ पर विधानसभा का जो प्रमुख जो है सचिव है, विधानसभा का जो प्रमुख जो सचिव होता है, इस प्रकार की जो तारीख है, समय है, स्थान की सूचना देगा। राज्यपाल द्वारा सभा की बैठक बुलाने में जो नियत किए गए वो राजपत्र में प्रकाशित करवाएगा। तो यहाँ पर प्रमुख सचिव होगा, तो ये पहला वाला तो गलत हो गया। परंतु यदि कोई सत्र अल्प सूचना से बुलाया जाए तो अध्यक्ष सदस्यों को सभा की बैठक की तारीख, समय तथा स्थान की सूचना अन्य किसी रीति से देगा जो राज्यपाल निर्देशित करेगा। राज्यपाल नहीं आएगा, विधानसभा अध्यक्ष जो होगा वो नियत करेगा। विधानसभा अध्यक्ष आएगा इस जगह पे, क्या आएगा, विधानसभा अध्यक्ष जो है वो क्या करेगा, किसी रीति से देगा और तारीख, समय और स्थान की सूचना अन्य किसी रीति से देगा जो विधानसभा अध्यक्ष निर्देशित करेगा। तो ये दोनों ही कथन क्या है, गलत है। ये भी कथन गलत है और ये भी कथन गलत है। अच्छा डीपली क्वेश्चन है, जो डीप से पढ़ रहे होंगे उनका आंसर सही होगा बिल्कुल ये। उसके बाद देखो, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में जो 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस जो है, स्टैटिक्स जो डे है वो मनाया गया था। तो पता है आपको 29 जून 2025 को मनाया गया था, कहाँ पर, जयपुर के अंतर्गत मनाया गया था ये सांख्यिकी दिवस, 19वां था ये। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। राजस्थान की समृद्ध लोक परंपराओं, ग्रामीण खेल विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए
राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियन 2025 का प्रथम संस्करण जो है 6 जुलाई 2025 को पुष्कर में आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही है कथन ये बात। यह आयोजन जो है कैमलिट्स स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। ये भी सही है। तो दोनों के कथन क्या है इसके अंतर्गत जो है ऊंट जो प्रतियोगिता है उससे संबंधित है कि यह आयोजन कैमलिट स्पोर्ट्स इंडिया और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ के द्वारा दोनों के तत्वाधान में कराया गया था 6 जुलाई 2025 को पुष्कर के अंतर्गत। दोनों क्वेश्चन सही है। उसके बाद आता है देखो रामाश्रय जो है बुजुर्ग व्यक्तियों से संबंधित जो है बात है, अस्पताल में वार्ड बनाए जा रहे हैं। तो 14 मार्च 2024 को बुजुर्गों के स्वास्थ्य उचित देखभाल और अस्पतालों में सम्मानजनक उपचार हेतु राज्य के जिला अस्पतालों में रामाश्रय वार्ड का शुभारंभ किया गया है। बिल्कुल सही बात है। रामाश्रय वार्डों में निजता सुनिश्चित करने के लिए पर्दे लगे हैं। 10 फाउलर बेड पुरुषों और महिलाओं के लिए 5-5 आरक्षित किए गए हैं। दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर रामाश्रय जो है वो वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित है। राजस्थान में स्थापित इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, बालिका जो राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया है? तो रमा जो है रामी देवी रामनारायण राठी जो है ये बीकानेर के अंतर्गत खोला गया पहला बालिका सैनिक विद्यालय है। ठीक है। और पूनमचंद जो राठौड़ है उनके द्वारा 108 करोड़ रुपए का इसके अंदर डोनेशन दिया गया था। राजस्थान में स्थापित देश के पहले राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का नाम क्या है? रामी देवी रामनारायण राठी जो स्कूल है वो कहाँ है? बीकानेर के अंतर्गत स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर से संबंधित सारे के सारे सूझे से आए क्वेश्चन है। सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे वंचित और वर्ग तक पहुंचाने के लिए 24 जून से 9 जुलाई तक, याद रखना कौन सी डेट है, 24 से 9 जुलाई तक पूरे राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संकल्प पखवाड़ा मनाया गया। इसमें से कौन से पहल इसके अंतर्गत नहीं की गई? तो जो सार्वजनिक काम है ये वाला भी किया गया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जल कनेक्शन भी, पशु टीकाकरण भी, लेकिन कर्मचारियों से संबंधित मामलों का निपटारा इसके अंतर्गत नहीं किया गया था। तो आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में, अच्छा क्वेश्चन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जून 2025 में सहकारिता विभाग राजस्थान के द्वारा निम्नलिखित शहरों में से किसमें पहली बार बाइक ऑन रेंट, जो बाइक है उसको रेंट पर देना, कोऑप राइड का शुभारंभ कहां किया गया था? उदयपुर के अंतर्गत किया गया था। याद रखना आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है, ये आ चुका है, पूछा जा सकता है फिर कि यहाँ पर उदयपुर के में की गई कौन सी डिपार्टमेंट के द्वारा की गई, घुमा के पूछ सकते हैं, तो सहकारिता विभाग के द्वारा की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी करंट से संबंधित है कि गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग की मांगों की समीक्षा करने के लिए जून 2025 में गठित 3 सदस्यों की कैबिनेट बैठक में कौन सम्मिलित नहीं है? तो जोगाराम जो कुमावत है इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 1 जुलाई से देखो जुलाई से 10 जुलाई तक देहरादून के अंतर्गत आयोजित इंडिया ओपन कंपटीशन जो एनआर इवेंट 2025 में राजस्थान के सुखमन सिंह, नाम याद रखना, सुखमन सिंह ने किस वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है? तो 10 मीटर एयर पिस्टल जो डेफ मैन इंडिविजुअल जो है उसके अंदर इन्होंने कौन सा द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, मतलब इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है। क्या नाम है? सुखमन सिंह। प्रतियोगिता कहाँ हुई? ये देहरादून में। हो सकता है अगले पेपर में ये इनका नाम पूछ लिया जाए। ठीक है। डेफ मैन इंडिविजुअल के अंतर्गत 10 मीटर एयर में इन्होंने पिस्टल में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, यह अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान की शाहनूर अली हाल ही में उपलब्धि के बारे में कदमों पर विचार कीजिए। इन्होंने अंडर 12 जो वर्ग में मिनी जूनियर में तलवारबाजी में चैंपियन स्वर्ण पदक जीता। बिल्कुल सही बात है। 5 से 7 जुलाई 2025 तक महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित की गई थी। ये भी सही बात है। दोनों कथन बिल्कुल सही है। नाम याद रखना, शाहनूर अली। हो सकता है अगले में नाम ही पूछ लिया जाए आपसे। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी लीग सीजन 2012 में राजस्थान के खिलाड़ियों के संबंध में कदमों पर विचार कीजिए। राजस्थान के 10 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, क्या डाउट है ये? और 1 पॉइंट जो है 0.5 करोड़ रुपए में खरीदे गए सचिन दल निरमी राजस्थान में दूसरे महंगे खिलाड़ी हैं। तो ये दूसरा आंसर गलत है, पहला दूसरा दोनों ही गलत है इसके अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महासागर और सीमावर्ती सागर की बात कर रहे हैं तो सुमिलित नहीं है। उत्तरी प्रशांत महासागर सुलू सागर है, दक्षिण का बंडा सागर है, आर्टिक का कारा सागर है। सुमिलित कौन सा है? अटलांटिक और बेरिंग सागर इसमें सुमिलित नहीं है। ये इसके सीमावर्ती सागर नहीं है, ये सुमिलित नहीं है इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
जो है अगर बात करें अपन, तो कल भी क्वेश्चन था इससे संबंधित, कौन सा समूह जो है उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में जो है ज्यादा से, अवरोही क्रम जो है सबसे ज्यादा, उससे बाद कम, तो सबसे ज्यादा कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद क्या जाएगा? नाइजीरिया। तो आंसर ये रहने वाला है जनसंख्या का, कल भी से संबंधित क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है पठार से संबंधित। पठार से संबंधित देखो, कटंगा का पठार अफ्रीका में, बिल्कुल सही बात है। तासिली का पठार भी दक्षिण अफ्रीका में, ये तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। किम्ब्रेले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है। बोलिविया का पठार दक्षिण अमेरिका में, तो इसमें तासिली का पठार इसमें गलत रहेगा। अगला क्वेश्चन है डोल ड्रम पेटी की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जब अपन डोल ड्रम पेटी की बात करते हैं तो विषुवत रेखा से 5 डिग्री नॉर्थ और विषुवत रेखा से 5 डिग्री साउथ की तरफ जाते हैं, तो ये शांत क्षेत्र होता है, उसे ही हम डोल्ड्रम पेटी के नाम से जाना जाता है, उसे हम डोल्ड्रम पेटी कहते हैं। तो 0 से 5 उत्तर, 0 से 5 दक्षिण आंसर रहेगा इसका। इसका आंसर क्या रहेगा? ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन नीचे दिए गए उसे सही उत्तर चयन कीजिए। बर्डलैंड रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई, बिल्कुल सही बात है। एजेंडा 21 में रियो शिखर सम्मेलन संबंधित है। स्टाको सम्मेलन की मुख्य थीम सतत विकास थी, ये गलत है इसके अंतर्गत। तो आंसर क्या रहेगा? ए और बी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय वन जो रिपोर्ट है उसमें, जो रिपोर्ट 2021 की बात कर रहा हूं मैं, कि वन रिपोर्ट जो है भारत की 2021 के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की बात, मैंग्रोव वन किसमें है? गुजरात के अंतर्गत। सबसे ज्यादा किसमें है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद क्या है? गुजरात के अंतर्गत मैंग्रोव वनस्पति देखने को हमें मिलती है। अगला देखिए कि अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुमिलित नहीं है? हिमालय के से संबंधित है। कुला कांगड़ी जो है, करेवाज, ये बिल्कुल सही है। केटू, ट्रांस हिमालय, पीर पंजा, लद्दाख हिमालय। कुला कांगड़ी कहाँ है? तिब्बत हिमालय के अंतर्गत है। कहाँ पर है ये? तिब्बत हिमालय के अंतर्गत। कहाँ पर है ये? तिब्बत हिमालय के अंतर्गत। तो पहला आंसर जो है वो इसका सुमिलित नहीं है, याद रखना आप लोग। कुला कांगड़ी कहाँ पर है? तिब्बत हिमालय के अंदर। करेवा जो है कश्मीर हिमालय में है। केटू ट्रांस हिमालय में है। पीर पंजाल लद्दाख हिमालय में है। तो ये कुला कांगड़ी वाला आंसर जो है कुमाऊं हिमालय में न होकर किसमें है? तिब्बत हिमालय के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर तथा नवंबर में तमिलनाडु में जो लौटता हुआ मानसून आता है, याद हो आपको, उत्तरी तट पर वर्षा होती है, तो इसमें आईसीटी जेड जो है ना, पूरी अवदबाव और आईसीटी जेड जो है अभिसरण की किसकाओं के कारण ये बारिश होती है। अच्छा क्वेश्चन है, लौटता हुआ मानसून कहते हैं इसको। उसके बाद निम्नलिखित में से कथनों पर बात करें। अच्छा, नदी से संबंधित बात कर रहा है ये, कि नदी के बारे में बात कर रहा है। भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिम है, तो हिमालय से निकलने वाली सबसे पश्चिम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पश्चिम से कौन सी निकलती है? रावी, सतलज, व्यास। खुर में पश्चिम में निकलेगी सिंधु नदी। तो आंसर यहाँ से क्लिक हो गया डायरेक्ट, सिंधु। क्योंकि सिंधु कहाँ से निकलती है? हिमालय में पश्चिम की बात से निकल रही है। हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिम में कौन सी निकल रही है? सिंधु नदी निकल रही है। कौन सी नदी निकल रही है? सिंधु नदी निकल रही है। हिमालय का जो पश्चिम भाग है उससे जो है सिंधु नदी निकल रही है, दिख रहा है आप लोगों को। तो इसमें ऑप्शन के अंतर्गत रावी, सतलज और जो खुर्रम है उसमें से सिंधु जो है, अपने आप ही आप लोगों को आंसर दिख रहा होगा कि सिंधु जो नदी है वो पश्चिम से निकल रही है। इसे बोकरचू के निकट हिमनद से है, सिंगी खम्बान के रूप में जाना जाता है। लद्दाख श्रेणियों को काटते हुए महाखंड गोर्ज का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है। तो सिंधु आंसर रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रति बूंद अधिक फसल निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो यह फसल पानी की दक्षता बढ़ाने और प्रधानमंत्री किसी की योजना का घटक है, बिल्कुल सही है। प्रति बूंद अधिक फसल के अंतर्गत कृषकों को सूक्ष्म सिंचाई के लिए 50% की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। तो थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है कि 50% की जो वित्तीय सहायता दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, ये थोड़ा सा इसका डाउट लग रहा है मुझे। एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं हम कि आंसर ये सही है कि कुछ इसके अंतर्गत चेंज रहने वाला है। तो इसमें 50% वाला थोड़ा सा कि ये डाटा गलत है, तो आई होप इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसमें कौन सा कथन सही रहेगा? ए वाला कथन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो है कोयला क्षेत्र और राज्य की बात करते हैं। तलचर कहां पर है? उड़ीसा में, बिल्कुल सही है। कोरबा छत्तीसगढ़ में, और झिरिया कहां पर है? झारखंड के अंतर्गत है। तो ये आंसर इसमें सुमिलित कूट सही जो है, सही कूट कौन सा है? तो सही कूट कौन सा है? ए और सी। कौन सा है? ए और सी। तलचर कहां पर है? उड़ीसा के अंतर्गत है। कोरबा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। तो झरिया पश्चिम बंगाल में नहीं, झरिया कहां पर है? झारखंड के अंतर्गत है। कहां पर है? झारखंड के अंतर्गत। तो ये इसका आंसर गलत रहेगा।
तो इसमें ए और सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के कपड़ा उद्योग से संबंधित बात कर रहे हैं अपन। भारत का जो कपड़ा उद्योग के संबंधित में कौन सा कथन सही है? भारत जूट का एक प्रमुख उत्पादक, बिल्कुल सही है, उत्पादक रहा है। और कपास रेशम मानव निर्मित फाइबर में उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान पर रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। भारत कपड़ा परिधान का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है और इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 6% नहीं है, 6% से कम है, लगभग 4% के लमसम है, तो यह गलत है इसका। भारत के कुल व्यापारीकरण निर्यात में 8% हिस्सेदारी रही है, तो ए और सी इसका आंसर सही रहने वाला है। ए और सी इसमें सही है, बाकी का ये वाला आंसर जो है 6% इसकी हिस्सेदारी नहीं है, ये गलत रहेगा इसमें। अगला है, भारत की जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक जो विरासत है उसके प्रदर्शन करने के लिए कौन सी आधारित सर्किट रेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव चलाया गया? अभी कौन सी चलाएगी? ये भारत गौरव जो रेलों का प्रारंभ किया गया है, जो सांस्कृतिक विरासत से संबंधित है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि भारत के जो शीर्ष 5 देश जो आयात जिनसे हम क्या कहते हैं सामान मंगाते हैं, तो सबसे ज्यादा किससे मंगाते हैं? याद है आप लोगों को, सबसे ज्यादा किससे मंगाते हैं अपन? चीन से मंगाते हैं, रूस से मंगाते हैं, उसके बाद यूएई से मंगाते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से और सऊदी अरब से मंगाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आयात जो हम कर रहे हैं वो चाइना से कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों की बात कर रहे हैं अपन, कौन सा कथन पर विचार किए? भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, 5 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, एक अध्यक्ष होगा जिसमें परिषद का होगा, बिल्कुल सही बात है। 1926 के अंतर्गत हमें एक लोक सेवा आयोग की स्थापना करी थी 1919 के अधिनियम के तहत। लोक सेवा आयोग में प्रत्येक सदस्य 5 वर्ष नहीं होगा, इसमें क्या रहेगा? इसमें 4 वर्ष न होकर आंसर क्या रहेगा? 5 वर्ष तक पद पर रहेगा और पुनः नियुक्त नहीं, पुनः नियुक्त किया जा सकेगा, ये नहीं भी गलत है, तो ये वाला आंसर इसमें गलत रहेगा। तो इसमें कौन सा सही है? सही की बात कर रहा है तो केवल एक सही है इसके अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैश्विक सेवा निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी दुगनी से भी अधिक हो गई है, 1 पॉइंट से बढ़कर इतनी हो गई, ठीक है। दूरसंचार और कंप्यूटर सेवाओं में विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है। देखेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे भी इसका आंसर, कि दोनों में से क्या है इसका आंसर, या तो पहला रहेगा या दूसरा रहेगा। थोड़ा सा देख लेते हैं अपन इसको। देखो कि भारत की हिस्सेदारी जो है 1 पॉइंट से बढ़कर दुगनी से भी अधिक हो गई है, तो ये भी गलत है। और दूरसंचार की में विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक नहीं है, ये भी गलत है, तो दोनों आंसर इसके गलत रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, जो है अंबेडकर जो है संबंधित राजनीतिक सिद्धांतों पर विचार कीजिए, उनमें से सिद्धांत को ढूंढिए। संविधान सभा में अंबेडकर ने अविश्वास प्रकट किया था, किसके लिए प्रकट किया था? देखो अविश्वास किसके में था, एक तो ग्राम स्तरीय पदसोपान पर था और नेतृत्व पूजा पर था। तो पहला और तीसरा याद रखना, पहला और तीसरा कहां पर दे रखा है, ये आंसर रहेगा इसका, ठीक है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में था उनका, सामाजिक न्याय की आरंभिक स्थितियों में भी था, लेकिन इनमें ग्राम स्तरीय पदसोपान नेतृत्व पूजा में उनका विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। अगला क्वेश्चन है, देखिए आप लोग कि भारत जो जो शासन अधिनियम 1935 से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम जो है वो उसकी जो अधिनियम की जो संख्या है वो किससे रिलेटेड करती है? तो जो अधिनियम की 1935 की जो संख्या 8 है, वो 8 किससे संबंधित है? जो 8 जो है वो संघीय रेलवे प्राधिकरण से संबंधित है। तो इसमें देखेंगे हम कि जो इसमें क्या आएगा, 8 जो है किससे संबंधित है? 8 जो है वो किससे संबंधित हैं? 8 जो संबंधित हैं वो हैं संघीय रेलवे प्राधिकरण से संबंधित हैं। और 10 वाली जो है किससे संबंधित है? भारत में क्राउन जी जो है उससे संबंधित हैं। उसके बाद जो 9 नंबर की है, 9 नंबर की किससे है? 9 नंबर की बताइए। इसके अकॉर्डिंग आंसर जा रहा है राज्य सचिव और उसके सलाहकार से संबंधित है। और 13 नंबर की जो किससे संबंधित है? संक्रमणकालीन प्रावधान। तो आंसर क्या जा रहा है? देखो सबसे पहले में क्या आ रहा है, 3 1 4 2, तो आंसर क्या रहेगा? 3 1 4 2, 3 1 4 2 इसका सही आंसर रहने वाला है। जो भाग 8 है वो किससे संबंधित है? संघीय रेलवे प्राधिकरण से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत जो
इससे संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पर बात कर रहे हैं अपन। तो अनुच्छेद 15 वन जो है, राज्य व्यक्तियों को केवल, थोड़ा इसको ढंग से पढ़ना, केवल धर्म, स्वालम, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। बिल्कुल सही बात है ये। अनुच्छेद 15(5) 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 गलत है यहाँ पर, तो यह आएगा 2005 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? सेकंड वाला कथन गलत है इसमें। तो याद रखना कौन सा कथन सही है, तो पहला कथन इसके अंतर्गत सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द शामिल किए जाने पर माना कि इसमें न्यायालय के उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और राज्य के स्वामित्व के पक्ष में अधिक से अधिक झुकाव रखने में मदद मिलेगी। तो एक्स व्हीलर वाद जो विनाम था भारत संघ का, वो इससे संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारत की दूसरी प्रभुत्वकारी दल प्रणाली संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? सुहास पलशीकर के द्वारा दी गई थी, ये वाली बात। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित किस वाद में राष्ट्र ध्वज जो है उससे सम्मान और गरिमा की बात करी? तो याद है आपको, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल जो था केस 2004 का, उसमें राष्ट्र ध्वज की गरिमा और सम्मान से संबंधित बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अनुसरण से भारत की संसद ने ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 पारित किया था? वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ग्रेजुएटी जो भुगतान है वो 42वें संविधान संशोधन से पारित किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव में किस राज्य की संघ विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत न्यूनतम था? जहां की जनसंख्या कम होगी, तो देखो मिजोरम में तो सिक्किम आएगा इसमें आंसर, तो सिक्किम की जनसंख्या कम थी तो इसका मत मूल्य भी क्या रहेगा? कम रहेगा। तो हमने संभावित आंसर जो है इस क्लास में अपने डिस्कस किए हैं, और आरपीएससी की जो आंसर की आएगी फाइनल तो उसी को माना जाएगा, पर आप मोटा मोटी अपना जो है आकलन कर सकते हो। और दिग्गज एकेडमी का डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसका ऐप जो है प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, आप उसे डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।